हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलो तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, एक तो मैं आपको थोड़ी सी एक अलग बात बता देना चाहता हूँ कि अब तक जो अपने वीडियो भेजे जा रहे थे उनके अंदर डेली वीडियो के साथ में नोट्स की पीडीएफ भेजी जा रही थी। जितना वीडियो हुआ उसके 2 या 3 या 4 पेज जितने भी होते हैं उनके आपके पास नोट्स की पीडीएफ भेजी जा रही थी, जिनको आप डेली अपने फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर रहे हो। मगर अब से थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया है अपने। चेंज ये किया है कि वीडियो तो आपके पास डेली वैसे ही 20-25 मिनट के वीडियो तो आपके पास डेली आते रहेंगे, मगर नोट्स जो है वो 2-3 पेज जो डेली भेज रहे थे वो नहीं आएंगे। अब आपके पास क्या होगा कि आपको वीक के अंदर कोई एक दिन आपके पास पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ ही आ जाएंगे। भले ही चाहे आगे की वीडियो अभी तक आई नहीं है, मगर नोट्स आगे के एक साथ ही आ जाएंगे पूरे चैप्टर के आगे। या एक चैप्टर बहुत बड़ा है तो कुछ 50% 60% जितना मैटर एक साथ हो सकता है वो एक साथ पूरा मैटर आ जाएगा। यानी अगले 10-12 वीडियो का मैटर जो है आपके पास नोट्स जो होते हैं वो एक साथ एक ही पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। उससे फायदे रहेंगे आपके। फायदा ये रहेगा आपका कि जैसे ही आप नोट्स बनाने बैठे हो तो आपके हो सकता है कि जैसे 2 पेज यहाँ पर भेजे हमने, तो उतना करने के बाद में आपका मूड हुआ कि मैं थोड़ा और रिटर्न वर्क कर सकता हूँ, आज मेरे को फ्री टाइम है, तो आप अगले 2-3 दिन के नोट्स जो होते हैं फिर आप लिख सकते हो। या एक दिन ऐसा हुआ कि आज आपको टाइम कम मिल रहा है तो पहले दिन आपने उससे पहले दिन जो है वो उस दिन के नोट्स भी आपने तैयार कर लिए हैं। तो नोट्स आपके पास एक साथ भेजने से ये बार बार में छोटी छोटी पीडीएफ भेजने का, यहाँ से बनाओ और अपलोड करो और फिर आप उसको देखो, तो एक साथ एक ही पीडीएफ के अंदर पूरे चैप्टर के या आधा चैप्टर या जितना भी आपका पॉसिबल सूटेबल होता है अपना उस चैप्टर के नोट्स एक साथ भेज दिए जाएंगे। वीडियो डेली आपके पास जैसे आ रहे थे वैसे ही आएंगे। आपको करना क्या है, आपको नोट्स तो आपको सिस्टम से आपके जैसे आपको जो अच्छा लगे उतने इतना तो है कि भाई डेली उतना तो आपको रिटर्न में करना ही है कि जितना आपको वीडियो भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं किया है, आगे का आप थोड़ा लिख सकते हो तो वो लिख सकते हो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपके पास वीडियो जब आया तो वीडियो आपको केयरफुली आपको सुनना है, एकांत में बैठ करके ईयरफोन लगा करके, और मोबाइल या लैपटॉप में जिसमें भी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसको थोड़ा दूरी पर रखना है आपको, बिल्कुल आंखों के पास में नहीं रखना है। लाइट की इंटेंसिटी से आपके आई साइड्स के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, तो आप थोड़ा दूर रखोगे लैपटॉप या मोबाइल को, थोड़ा 1-1.5 फुट की दूरी के ऊपर रखोगे, ईयरफोन लगा लोगे और बिल्कुल केयरफुली उस वीडियो को सुनोगे। जो 20 से 25 मिनट का वीडियो है आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि उसके अंदर जो बातें बताई जाती है वो तभी समझ में, वो आपको नोट्स बनाओगे ना उस समय पर तब आपके समझ में आएगी जब आपने वीडियो देख रखा है उसका। वीडियो के अंदर आपको बोर्ड के ऊपर जैसे हमने कुछ डायग्राम बनाते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके उस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आई तो बैक जा करके वापस उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस प्रकार से वीडियो केयरफुली सुनने के बाद में फिर आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं उस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक के, तो आपको क्या करना है, फिर से उस नोट्स को एक बार रीड करना है। वीडियो सुनने के बाद में या तो नोट्स बनाने हैं, अगर आपने पहले से बना रखे हैं, हमने ज़्यादा भेज रखा है पहले से मैटर, तो आपको उन नोट्स को एक बार फिर से रीड कर लेना है, जिससे वो टॉपिक जो होता है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आगे से थोड़ा सा ये चेंजिंग रहेगा। तो हो सकता है कि आपका जैसे अब डेली वीडियो आ रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप ये सोचो कि नोट्स भेजना कैसे बंद हो गया। नोट्स भेजना बंद नहीं हुआ है, नोट्स आपको वीक में एक साथ ही एक दिन भेज दिए जाएंगे, वो आपको अगले कई टॉपिक तक काम आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या चल रहा था, कौन सा टॉपिक अपन चल रहा था उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला सेकंड चैप्टर इसके अंदर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो जो किया था उसके अंदर अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें अपन ने किसी फॉरेन जीन या डीएनए का इंसर्ट कर देते हैं, यानी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर अपन ने किसी अदर प्लांट का या अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाने वाला जीन या डीएनए जो होता है वो उसके अंदर डाल दिया है, तो वो प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीन ट्रांसफर करना पड़ता है, किसी एक ऑर्गेनिजम्स का जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जीन को ट्रांसफर करने की कई मेथड्स पढ़ रहे थे अपन, जीन ट्रांसफर करने के मेथड्स। तो जीन ट्रांसफर करने के मेथड मेनली 2 टाइप्स के पढ़े थे अपन ने, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम ये था वेक्टरलेस मेथड, जिनमें अपन विदाउट वेक्टर की हेल्प लिए बिना सीधा ही अपन जीन ट्रांसफर कर देते हैं। और एक क्या था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, जो अपना जीन जो होता है, डिजायर्ड जीन जो है उसको पहले वेक्टर में डालो और फिर वो वेक्टर के थ्रू टारगेट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इन दोनों मेथड में से पहले अपन ने डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट किया था। और डायरेक्ट मेथड के भी कई टाइप्स हैं, कई मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर भी कई मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड किया था डायरेक्ट मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन।
प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना मेन टॉपिक इलेक्ट्रोपोरेशन था। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या किया था अपन ने, नेम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जीन ट्रांसफर करना। क्या किया जाता है इसमें, कोई भी प्लांट सेल जिसके अंदर अपन को जीन ट्रांसफर करना है, उस प्लांट सेल का सबसे पहले तो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट का मतलब उस प्लांट सेल की सेल वॉल को हटा दिया जाता है। सेल वॉल को हटा देने के बाद में प्लांट सेल जो होती है उसको नाम प्रोटोप्लास्ट ही दिया जाता है, यानी वो प्रोटोप्लास्ट ही है। फिर उसके बाद में वो प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल की प्रोटोप्लास्ट और अपना डिजायर्ड जीन, वो दोनों के दोनों अपन लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर डाल देते हैं। जब भी किसी प्लांट सेल को लिक्विड कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं तो उस टाइप के कल्चर को बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। तो सस्पेंशन कल्चर के अंदर अपन ने प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट और साथ में वो जीन जो उस प्लांट सेल के अंदर अपन को ट्रांसफर करना है वो जीन भी डाल दिया, जीन या डीएनए कुछ भी बोल दो, वो डाल दिया। अब उसके बाद में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। उसके लिए एनोड और कैथोड जो होती है उसको अपन क्या करते हैं, बार बार के अंदर उसके अंदर डिप करते हैं और हाई वोल्टेज के साथ में उसमें करंट को इंसर्ट करते हैं। तो जब जैसे जैसे अपन बार बार के अंदर उसके अंदर पल्सेस को जनरेट करेंगे, हाई वोल्टेज की पल्सेस जाएगी उसके अंदर, तो करंट के कारण क्या हो जाएगा कि वो जो प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल ही तो हटी है, मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन जो होती है डीपोलराइज्ड हो जाती है। पहले पोलराइज्ड नेचर में रहती है, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। वो डीपोलराइज होती है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, टेम्परेरी पोर बन जाएंगे। माइक्रो जो मेम्ब्रेन जो होती है ना प्लांट सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर टेम्परेरी माइक्रोपोर बन जाएंगे, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। उन माइक्रोपोर से जो जीन जो बाहर अपन ने डाल रखा है उसी कल्चर मीडियम में, वो जीन या डीएनए जो होता है ऑटोमेटिकली उस प्लांट सेल के अंदर, उस करंट के इफेक्ट से ऑटोमेटिकली उस प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएगा और न्यूक्लियस में प्रेजेंट उस प्लांट के डीएनए के साथ में वो जो डीएनए जो है वो उसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इस टाइप से अपने प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर कर लिया। अब उस प्लांट सेल को क्या करना है, उस प्लांट सेल में वापस सेल वॉल को जनरेट करना है। तो उस प्लांट सेल को अपन अदर कल्चर मीडियम में डालते हैं, वहां पर उसको कल्चर करते हैं। तो जो सेल वॉल अपन ने हटाई थी ना वो वापस उसके चारों तरफ हो जाएगी, यानी प्लांट रीजनरेशन हो जाएगा। और फिर उस सेल वॉल वाली प्लांट सेल को अपन फिर से अदर कल्चर मीडियम पर कल्चर करके और उस सिंगल सेल से अपन एक न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं, एक नया प्लांट तैयार करते हैं और उस प्लांट को अपन ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में अपन ने नए प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जीन ट्रांसफर किया और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए थे। आज अपन जो मेथड पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड के अंदर ही सेकंड मेथड है। डायरेक्ट मेथड का सेकंड टाइप्स है जिसका नाम है अपना शॉटगन या बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल। यानी इसके तीन नेम हैं, तीन सब नेम है इसके। माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड बोल दो इसे, शॉटगन मेथड बोल दो या बायोलिस्टिक मेथड बोल दो, तीनों एक के ही नाम है, ध्यान में ये रखना आपको। अब देखो इसमें नाम आया है एक शॉटगन। अब इस नाम से आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हो। जैसे पिछले के अंदर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोपोरेशन, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है वो मेथड, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक करंट वाला है। और शॉटगन नाम आया तो इसका मतलब शॉटगन सबने सुन रखा है नाम, गन आप सब जानते हो कि गन की मैकेनिज्म क्या होती है। सेम वो की वही मैकेनिज्म यहाँ पर होती है। गन में क्या होता है, ट्रिगर दबाते हैं, अंदर बुलेट्स रहती है, बुलेट्स पर वो ट्रिगर जब टकराता है तो बुलेट्स जो होती है हाई वेलोसिटी से, बहुत तेज वेग के साथ में बाहर निकलती है और हाई वेलोसिटी के साथ में वो बुलेट्स जो होती है वो सामने टारगेट रहता है, उस टारगेट को पेंट्रेट कर देती है, यानी उसको भेज देती है, उसके अंदर पहुंच जाती है। सेम ऐसी की ऐसी मैकेनिज्म इस मेथड के अंदर अप्लाई की गई है। ठीक है, शॉटगन या बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड जो है ये एक टाइप की ऐसी मशीन है जो गन के मेथड्स के ऊपर काम करती है, यानी इसके अंदर भी वही मैकेनिज्म लगती है। ये जो मशीन है, इस मशीन के पार्ट्स की बात करें तो मेनली इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के नेम कौन कौन से हैं, नंबर 1 पार्ट है इसका गैस एक्सेलरेशन ट्यूब। गैस एक्सेलरेशन ट्यूब कौन कौन से पार्ट है इस डायग्राम के अंदर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। सेकंड पार्ट जो है उसका नाम है प्लास्टिक मेम्ब्रेन। ये प्लास्टिक मेम्ब्रेन नायलॉन की भी बनी हो सकती है, इसको नायलॉन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है स्टॉपर डिस्क, स्टॉपर डिस्क। और फोर्थ इसका पार्ट जो है उसका नाम है टारगेट, जो टारगेट सेल जिसके अंदर जीन ट्रांसफर करना है वो टारगेट। ये मेन 4 पार्ट से बनी हुई एक मशीन है जिसका नाम शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक अपन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि गन जो होती है उस गन की मैकेनिज्म ही अप्लाई होती है। कैसे, देखो ये एक टाइप की गन है, इसकी इंटरनल मैकेनिज्म को शो किया है मैंने। पीछे की तरफ ये
ऐसे कैसी गन जो होती है ना वैसे ही मशीन है, और सामने अपन ने उन प्लांट सेल को रख दिया है जिनके अंदर जीन ट्रांसफर करना है। या अपन पूरा का पूरा एक पोर्ट में लगा हुआ प्लांट जो होता है वो भी रख सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट रख दिया, छोटा सा प्लांट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उस प्लांट के कोई टिश्यूज, कोई छोटा सा प्लांट का टुकड़ा, उसको टिश्यू बोल सकते हैं। टिश्यूज के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो प्लांट सेल्स जिनको अपन टारगेट बोलते हैं, इस टारगेट के अंदर जीन ट्रांसफर करना है, वो सामने रख दिया जाता है। अब गन के अंदर जैसे बुलेट्स होती है, उन बुलेट्स की जगह इसके अंदर क्या होता है कि जो बाहर निकलेंगे हाई वेलोसिटी से वो टारगेट के अंदर जाएंगे। गन में बुलेट्स होती है, बड़ी बड़ी अपन को दिखाई देती है, मगर यहाँ पर इसमें कुछ अलग चीज होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही माइक्रो साइज के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण बोल सकते हैं, जो बुलेट्स की जगह पर यहाँ पर माइक्रो साइज के, जो अपन को देखने पर दिखाई नहीं देते नेक्ट आई से, इतने माइक्रो साइज के छोटे छोटे मेटल के बने हुए पार्टिकल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि किस मेटल के बने होते हैं ये पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स जो इसके अंदर बुलेट्स की जगह पर अपन डालते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये पार्टिकल बने होते हैं या तो गोल्ड के, सोने के, या बने होते हैं टंगस्टन के। ये ध्यान में रखना आपको, टंगस्टन या गोल्ड के बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स की खास बात क्या होती है कि ये सभी पार्टिकल्स जो होते हैं ये उस डीएनए या जीन से रैप्ड होते हैं जिस जीन को अपन को प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करना है। रैप्ड का मतलब चारों तरफ से लेपित होते हैं, चारों तरफ कवर रहते हैं वो डीएनए या जीन्स। डिजायर्ड जीन जो है ना, डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए जिसको अपन को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना है, वो डिजायर्ड जीन या डीएनए वो इन सभी पार्टिकल्स के साथ में रैप्ड है, चारों तरफ से रैप्ड। रैप्ड का मतलब जानते हो ना आप, जैसे कोई भी चीज को अपन पैकिंग करते हैं, कोई डिब्बा पैक करते हैं, तो अपन को जो अपनी जो पैकिंग पॉलीथीन होती है उसको चारों तरफ से रैप कर दिया अपन ने, वैसे ये पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पार्टिकल्स के चारों तरफ जो अपना जो डिजायर्ड जीन या डीएनए जो है ये चारों तरफ इनके चिपका हुआ है, यानी रैप्ड है। ये गोल्ड या टंगस्टन के बने हुए माइक्रो पार्टिकल्स जिनके चारों तरफ अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो रैप्ड है, इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल। इसीलिए इस मेथड का नाम भी माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। समझ में आई? तो व्हाट इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल? माइक्रो पार्टिकल्स विच रैप्ड फ्रॉम डिजायर्ड जीन और डीएनए, दीज आर कॉल्ड माइक्रो प्रोजेक्टाइल। इन्हीं को ही माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो बुलेट्स की जगह पर ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल इसके अंदर डाले जाते हैं। ये बात समझ में आई? अब कैसे काम किया जाता है? टारगेट सेल्स को सामने रखा ही जाता है। अब देखो ये फायर पिन है पीछे की तरफ, इस फायर पिन को जैसे गन के अंदर अपन ट्रिगर दबाते हैं, वैसे इसके अंदर फायर पिन को निकालते हैं। फायर पिन निकालते हैं क्या हो जाता है, ये चार्ज, ये ट्रिगर का काम करता है। ये चार्ज जो होता है ये हाई वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है, रन करता है। तो ये क्या करेगा, ये अगला पार्ट जो है इसका नाम है प्लास्टिक या नायलॉन मेम्ब्रेन। ये प्लास्टिक या नायलॉन की मेम्ब्रेन है। ये प्लास्टिक या नायलॉन की मेम्ब्रेन जो है ना, इसी के ऊपर ही माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो है ना वो चिपके रहते हैं। इसकी ये मेम्ब्रेन यहाँ पर सरफेस जो है ना, इस पर ये सभी जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल जिनके चारों तरफ सबके ऊपर क्या है, अपना वो डिजायर्ड जीन या डीएनए रैप्ड है, वो सभी के सभी यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर चिपके हुए हैं। तो यहाँ से जब ये हाई वेलोसिटी से आगे खिसकेगा तो ये इसको झटका देगा मेम्ब्रेन को। ये मेम्ब्रेन जब आगे की तरफ खींची जाएगी तो ये सभी पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स सभी बम्बारमेंट में, जैसे अपन बम की बम्बारमेंट करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ बाहर हाई वेलोसिटी छोड़ते हैं तो बम्बारमेंट होती है, वैसे ये सभी पार्टिकल्स बम्बारमेंट के साथ में बाहर निकलते हैं। क्योंकि इधर से ये फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण ये सभी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अब ये सभी पार्टिकल्स बाहर स्प्रेड नहीं हो, फैले नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर सीधे में जाकर के अपना जो लक्ष्य, जो टारगेट सेल्स जो है ना उसके ऊपर ही जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, एक स्टॉपर डिस्क लगाई जाती है। यहाँ पर सामने एक स्टॉपर डिस्क लगी हुई है। ये स्टॉपर डिस्क किस लिए लगी हुई है कि ये सभी पार्टिकल्स बिखरे नहीं, स्प्रेड नहीं हो चारों तरफ। बीच में एक पोर होता है, छोटा सा छिद्र होता है। ये पोर जो है ना, इस पोर से ये सभी पार्टिकल्स जो होते हैं एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर बाहर निकलते हैं, बम्बारमेंट फॉर्म के अंदर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलेंगे तो सामने अपन ने क्या रखा है, उस प्लांट सेल को जिसके अंदर अपन को जीन ट्रांसफर करना है। सिंगल प्लांट सेल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी प्लांट सेल रखी है अपन ने, ग्रुप है पूरा प्लांट सेल का। तो अपन ने बोल दिया टिश्यूज, पूरा प्लांट सेल का टिश्यूज रख दिया, या पूरा पूरा प्लांट भी रख सकते हैं, छोटा प्लांट भी रख सकते हैं। तो जब ये हाई वेलोसिटी के साथ में ये पार्टिकल्स की बम्बारमेंट होगी तो ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट सेल जो होती है, जैसे ये प्लांट सेल है, इन्हीं में से एक सेल को मैंने बाहर निकाला है। प्लांट सेल के अंदर चारों तरफ सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेंटर के अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इसका डीएनए है। तो ये पार्टिकल्स जब
हाई वेलोसिटी से टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी सेल वॉल और इसकी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके यानी इसको क्रॉस करते हुए इसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे ये सभी पार्टिकल्स। समझ में आई बात? न्यूक्लियस में जब ये पार्टिकल्स ट्रांसफर हो गए तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स के साथ में क्या था, अपना पार्टिकल्स के साथ में अपना डिजायर्ड डीएनए या जीन्स रैप्ड ही तो था ना। तो जब पार्टिकल्स पहुंच गए तो पार्टिकल्स अपने साथ क्या लेकर के चला गया है, अपने साथ उस जीन या डीएनए को भी लेकर के चला गया जिसके साथ में अपन ने पहले इसको रैप्ड कर रखा था। बात समझ में आ रही है? तो टारगेट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन ने किसको काम में लिया है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को काम में लिया है। और माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स प्लांट सेल के अंदर पहुंच सके उसके लिए अपन ने क्या किया, हाई वेलोसिटी से उनको फोर्स किया, बम्बारमेंट किया उनकी, और बम्बारमेंट करने के लिए अपन ने इस गन का यूज किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हो। देखो अब एक पार्ट यहाँ पर गैस एक्सेलरेशन ट्यूब, यहाँ पर नीचे की तरफ गैस एक्सेलरेशन ट्यूब लगी हुई है। ये गैस एक्सेलरेशन ट्यूब क्या काम आती है, ये काम आती है कि इसके अंदर जो यहाँ पर जो ये ट्रिगर दबेगा ये आगे खिसकेगा तो अंदर एयर जो बनती है वो एयर बाहर निकल जाए, वरना तो ये गन जो होती है ये फट जाएगी। तो एयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक एक्सेलरेशन ट्यूब लगी रहती है जिससे यहाँ पर एयर जो होती है ये एयर बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 पार्ट्स जो होते हैं ये कौन कौन से हो गए, देखो गैस एक्सेलरेशन ट्यूब यहाँ पर हो गई है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन ये यहाँ पर हो गई, इसका काम क्या है, इसके ऊपर ही तो चिपके रहते हैं ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल। अगला स्टॉपर डिस्क, ये स्टॉपर डिस्क जो इन पार्टिकल्स को स्प्रेड होने से बचाती है यानी एक फिक्स डायरेक्शन में बाहर निकल सके। और अगला है टारगेट, ये रही टारगेट जिसके अंदर अपन को जीन ट्रांसफर करना है। तो ये 4 पार्ट्स ये हो गए। इसके अलावा ये फायर पिन चार्ज ये तो मैंने आपको अलग से दिखाए हैं कि इसके अंदर यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स रहेगा जिससे बम्बारमेंट पार्टिकल्स की बम्बारमेंट उधर होगी, तो इसलिए उस साइड के अंदर अपन को स्टॉपर डिस्क वाले साइड के अंदर अपन को क्या रखना पड़ेगा, अपना टारगेट सेल्स जो होती है वो इस साइड के अंदर रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप से इस मेथड के अंदर अपन जीन ट्रांसफर करते हैं टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स की हेल्प के थ्रू। मैकेनिज्म गन की तरह है इसलिए इसको शॉटगन या बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड, माइक्रो प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं अपन, इन माइक्रो पार्टिकल्स को माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है, अपना डिजायर्ड डीएनए रैप्ड होता है। ये हो गया अपना सेकंड मेथड। अब देखो मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं अपन। हर मेथड्स के अपन मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे, क्या क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इलेक्ट्रोपोरेशन वाले में किया था। तो इसके अपन मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मेरिट्स में लाभ की बात करते हैं, क्या बेनिफिट्स है इस मेथड के। तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर और एक सेफ मेथड है, यानी सेफ का मतलब किसी टाइप के कोई ज़्यादा अपन को कोई बड़ा इक्विपमेंट लगाने की या कोई डैमेज होने के या अपन को सक्सेस रेट कम होने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है, सक्सेसफुली अपन जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेफ और क्लियर मेथड है। नंबर 2 की बात करते हैं अपन, तो ये मेथड जो है ये मेथड उन प्लांट सेल के अंदर भी जीन ट्रांसफर कर देता है जिनमें इजीली जीन ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मतलब कई प्लांट स्पीसीज ऐसी होती है जो इजीली मॉडिफाइड नहीं हो पाती है। इजीली मॉडिफाइड का मतलब इजीली जीन ट्रांसफर नहीं होता है। उन प्लांट स्पीसीज के अंदर भी इसके थ्रू जीन ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर जीन ट्रांसफर फोर्सफुली हो रहा है, बम्बारमेंट के साथ में पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं। तो ये हो गए 2 मेरिट्स के। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स, यानी क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखो नंबर 1 इसका डीमेरिट्स के अंदर नंबर 1 आता है प्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक प्लांट्स। इसके अंदर काइमेरिक प्लांट जनरेट हो जाते हैं। अब व्हाट इज काइमेरिक प्लांट, काइमेरिक प्लांट किसे कहते हैं भाई। देखो काइमेरिक प्लांट वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अपन पूरे के पूरे प्लांट सेल के टिश्यूज पर बम्बारमेंट कर रहे हैं किसकी, माइक्रो पार्टिकल्स की। तो हो सकता है कि हजारों सेल्स में से कुछ सेल्स के अंदर जीन ट्रांसफर हुआ, कुछ में नहीं हुआ। कुछ सेल्स इन पार्टिकल्स के फोर्सफुली इनके ऊपर टकराने से सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो गई है, खत्म भी हो गई है। तो कुछ में जीन ट्रांसफर हुआ, कुछ खत्म हुई है, कुछ में नहीं हो पाया। तो इस पूरे टिश्यूज से जब अपन प्लांट तैयार करेंगे तो यहाँ पर प्लांट जो तैयार होगा ना उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के फीचर जनरेट हो जाएंगे। जीन ट्रांसफर हुआ उनमें अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जिनमें जीन ट्रांसफर नहीं हुआ उनमें अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं। पूरा प्लांट अपन यहाँ पर रखते हैं तो प्लांट पर जब अपन बम्बारमेंट करते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल की, तो ये थोड़ी है कि पूरे प्लांट की हर सेल के अंदर जीन ट्रांसफर हो गया है, कुछ सेल्स में हुआ है कुछ सेल्स में नहीं हुआ है। तो प्लांट के अंदर वेरियस टाइप्स के कैरेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे, जिधर हुआ है उस साइड के अंदर अलग टाइप के प्लांट, जिधर नहीं हुआ है उनसे अलग टाइप के प्लांट। तो ऐसे अलग अलग फीचर्स वाले प्लांट को काइमेरिक प्लांट बोलते हैं, जो एक डीमेरिट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो काइमेरिक प्लांट का प्रोडक्शन होना पहला डीमेरिट हो गया। और दूसरा है डीमेरिट्स का पॉइंट वो है कि इसके अंदर प्लांट सेल के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं,
क्योंकि अगर अपन ये जो बम्बारमेंट कर रहे हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल को बाहर निकाल रहे हैं, उनकी अगर स्पीड को कंट्रोल नहीं किया ना, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई ना, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आएंगे उतनी प्लांट सेल को डैमेज करेंगे वो। तो स्पीड भी एक फिक्स होती है कि कितनी स्पीड में बाहर निकालना है इनको। अगर स्पीड कंट्रोल नहीं होती है तो सामने रखी हुई पूरी की पूरी प्लांट सेल जो होती है वो डैमेज भी हो सकती है, इनके टकराने से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो ये एक डीमेरिट्स और हो गया है। तो इस टाइप से अपन ने ये एक मेथड कंप्लीट किया है, शॉटगन या बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड, जिसमें एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल किस मेटल के बने होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, व्हाट इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल। और पूरा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को बना करके अपन को पूरा डिस्क्रिप्शन करना होता है। बुक में जो डायग्राम दिया हुआ वो अलग है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। नोट्स में मैं आपको ये डायग्राम भेजूंगा, या फिर आप वीडियो देखो तो वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड से, ये बोर्ड पर जो बनाया हुआ है ऐसे डायग्राम को आप बना सकते हो। अगले वीडियो के अंदर अगला अपन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।